नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अहम सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं, क्या हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर रहे हैं। हाँ, और ये सवाल भी कि कभी-कभी बच्चे हाथ से निकलते क्यों लगते हैं या सुनते क्यों नहीं। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ी एक स्रोत सामग्री है, वेल डन पेरेंटिंग। अच्छा। हम आज इस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। लेखक गर्वित बांगा इसमें कहते हैं कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, ये चिंता तो लगभग हर माँ बाप को होती ही है। और एक जो अहम बात ये किताब उठाती है वो ये कि भारत में हमारे यहाँ स्कूलों या कॉलेजों में पेरेंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं मिलती। हाँ, ये तो है। ये विदेशों से काफी अलग है। वहां तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, और कुछ देशों में तो जैसे वो फिल्म थी ना मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उसमें दिखाया था कितने सख्त कानून भी हैं। हाँ, वो फिल्म काफी चर्चा में थी। तो लेखक का तर्क ये है कि हमारे यहाँ ऐसे कानून नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेदारी कम है, बल्कि ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सही कहा। और लेखक ये बातें सिर्फ किताबी तौर पे नहीं कह रहे, वो अपने निजी अनुभव से, खासकर अपनी बेटी मिष्टी के साथ जो उनका अनुभव रहा, हाँ, उन्होंने जिक्र किया है। जी, जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है। हाँ। तो इसी अनुभव ने उन्हें इस पर और रिसर्च करने और ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये कोई ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है, बल्कि बच्चों को समझने का एक नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। मकसद है कि माता पिता बाल मनोविज्ञान को थोड़ा बेहतर समझ पाए, बच्चों को अंदर से जान पाए। तो ये बच्चों को समझना, इसकी शुरुआत कैसे हो? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब कहती है कि कोई भी तरीका अपनाने से पहले, चाहे वो डांटना हो, मारना हो, कोई सजा देनी हो, या फिर जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी है ना? हाँ, वो भी, इन सब से पहले जरूरी है बच्चे का स्वभाव, उसका जो मनोविज्ञान है उसे समझना। ठीक है। किताब कुछ आम व्यवहारों के पैटर्न भी बताती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हैं। हाँ, ये दिखा है? तो किताब इशारा करती है कि ऐसे बच्चे शायद अंदर से थोड़े शक्तिहीन या कमजोर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। अच्छा, तो उनके लिए क्या सुझाव है? उनके लिए छोटे छोटे अभ्यास जिनसे उनका आत्मविश्वास बढ़े। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जी। फिर वो बच्चे आते हैं जो अपमान करते हैं या बहुत बहस करते हैं, खासकर जब उनकी मर्जी की नहीं होती। हाँ, ये भी एक कॉमन पैटर्न है। लेखक के अनुसार ये दिखाता है कि शायद वो भावनात्मक जुड़ाव, वो कनेक्शन उतना मजबूत नहीं है जितना पेरेंट्स सोच रहे हैं। इमोशनल बॉन्डिंग पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, वहाँ भावनात्मक जुड़ाव बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर वो बॉस टाइप के बच्चे जो हुक्म चलाते हैं। हाँ, वो कंट्रोल करने वाले बच्चे अपनी बात मनवाकर ही रहते हैं। किताब कहती है कि हो सकता है उन्हें लगे कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही या उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। इन्हें संभालना तो काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो होता है, लेकिन ये भी है कि अगर इन्हें सही दिशा मिले तो ये लीडर भी बन सकते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, सही मार्गदर्शन से ये बहुत आगे जा सकते हैं। और फिर वो विद्रोही बच्चे, रिबेलियस जिन्हें कहते हैं। जी, वो बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वो विरोध करते हैं। हाँ, विरोध करते हैं, नियम तोड़ते हैं, कभी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं या बहुत गुस्सा दिखाते हैं। ज्वालामुखी जैसा। किताब में शायद ऐसे कुछ उदाहरण हैं। हाँ, बिल्कुल, ज्वालामुखी का उदाहरण दिया है, और ये भी कि ऐसे में अगर माता पिता भी गुस्सा करें तो स्थिति और बिगड़ जाती है। आग में घी डालने जैसा। हाँ, तो समझ गया। तो हर बच्चे के लिए अलग अप्रोच चाहिए। यही मुख्य संदेश है बाल मनोविज्ञान को समझना। लेखक और उनकी पत्नी का जो शोध है, उनका अपना अनुभव, खासकर आईडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसी स्थितियों के साथ, जैसे तारे जमीन पर भी कुछ वैसा दिखाया था। हाँ, वो फिल्म भी बहुत प्रभावशाली थी। जी, तो ये सब इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि सिर्फ दवाएं या बाहरी उपाय ही काफी नहीं है। पेरेंट्स की सक्रिय भागीदारी, उनकी समझ और बच्चे की जरूरत को जल्दी पहचानना, अर्ली इंटरवेंशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत मायने रखता है। बच्चों की भावनाओं को, उनकी जरूरतों को समझना ही एक तरह से अच्छी पेरेंटिंग की नींव है। तो सार ये निकलता है कि अच्छी पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें जन्म से आती है, इसे सीखना पड़ता है। हाँ, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, भले ही हमारे यहाँ कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना हो, जैसा किताब कहती है। लेकिन ऐसे संसाधन जो रिसर्च और असल जिंदगी के अनुभवों पर आधारित हैं, वो मदद कर सकते हैं। हाँ, और ये समझ मजबूरी से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास से आने चाहिए। बिल्कुल सही। हर बच्चा अलग है और उसे समझने की कोशिश करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आज के इस बातचीत का निचोड़ यही है कि पेरेंटिंग का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर बच्चा अलग है, उसके मन को, उसके व्यवहार के पीछे के कारण को समझना सबसे जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो किताब एक और बहुत पते की बात कहती है क्या? कि खोया हुआ पैसा या कोई और चीज वो शायद वापस आ जाए, लेकिन अगर बच्चा एक बार हाथ से निकल गया तो उसे वापस सही रास्ते पर लाना वो बेहद मुश्किल होता है। ये बात तो सोचने वाली है। ये बच्चों के भविष्य में सही तरह के निवेश के महत्व को बताता है, सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक निवेश का भी। एकदम। और यहीं पे एक और विचार आता है मन में। किताब में प्राचीन काल की एक प्रथा का जिक्र है जहां बच्चों को आश्रम भेजा जाता था। हाँ, गुरुकुल या आश्रम। जी। उसका एक मकसद ये भी था कि उन्हें समाज की बुराइयों से तब तक दूर रखा जाए जब तक वो खुद सही गलत समझने लायक न हो जाएं। एक तरह का प्रोटेक्टेड माहौल। हाँ, तो आज की दुनिया में जहां बच्चे हर तरफ से हर तरह की जानकारी और अच्छे बुरे प्रभावों से घिरे हुए हैं, हम उन्हें बाहरी नकारात्मक असर से बचाते हुए उनमें वो नैतिक समझ कैसे विकसित करें, खासकर बिना आश्रम भेजे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है आज के समय में। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।